ज़िंदगी की असली उड़ान बाकी है, ज़िंदगी के बहुत से इम्तहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हमारे साथ एक ऐसी बच्ची जुड़ने जा रही हैं जिन्होंने अपनी 12वीं कक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त किए हैं और अपने परिवार का और अपने सभी का जो सर है गर्व से और भी उठा दिया है। हम बात करेंगे कितनी मेहनत रही ये मार्क्स लेने के लिए, हम बात करेंगे कितना स्ट्रगल रहा इनकी लाइफ में। आइए लेके चलते हैं, मिलाते हैं उनसे। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारा आपके चैनल पे। सबसे पहले हमारे तमाम दर्शक आपका नाम जानना चाहेंगे। थैंक यू, मेरा नाम हर्षिका भट्ट है। हर्षिता, शुरुआत करेंगे आपकी अपब्रिंगिंग जैसे हुई, कहाँ पर आप पढ़ते थे, फैमिली में कौन कौन है और सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन किससे मिलती है, किससे इंस्पायर हुए, जो बूस्ट करता है कि चलो ठीक है। इस समय तो चलो कोविड-19 के हालात हैं, तो कोविड-19 के दौरान जो है काफ़ी स्ट्रेस भी रहता है दिमाग में, और वहीं सेम टाइम पे जब स्टडीज़ पर ध्यान देना हो। ये जो आपके रिज़ल्ट आया है 12th सीबीएसई का, सबसे पहले आपको बता दूं 12th सीबीएसई का जो रिज़ल्ट आया है, बेहतरीन अंक प्राप्त किए हैं इन्होंने। कितना मुश्किल रहा ये समय खासकर कोविड-19 का, और जब बचपन से पढ़ाई करना शुरू की तब की पढ़ाई इजी थी, आसान थी, मौज मस्ती थी, या अब जो 12th के सीबीएसई में अंक हासिल किए हैं ये ज़्यादा इजी था? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मैं जम्मू बॉर्न हूँ मगर मैं रहती दिल्ली में थी। मैं सिर्फ क्लास 11th और 12th करने यहाँ पे आई थी कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से। बचपन से मैं बहुत ही ज़्यादा एवरेज चाइल्ड रही हूँ। मैंने हमेशा 70 to 80s के बीच में मेरे मार्क्स आते थे। वो शायद इसलिए कि पता था पीछे लोग खड़े हैं, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, हो जाएगा। मगर अब जो हुआ पिछले साल मेरे पापा की डेथ हुई थी, तो सीरियसली उस इंसिडेंट के बाद मुझे लगा कि नहीं, अब शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही सर पे है। मम्मा क्योंकि हाउसवाइफ है और मेरा एक छोटा भाई है, तो अब बड़ी तो मैं ही हुई उस घर में। तो फिर इट रियली टुक मी माई फादर्स डेथ टू अंडरस्टैंड दैट आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर्स, एंड दैट इज़ वाई आई कुड पुल इट ऑफ। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि बॉर्न तो मैं जम्मू में ही हुई हूँ, उसके बाद स्टडीज़ जो है मेरी दिल्ली में हुई हैं। 10th तक का जो सफ़र था, आपने मैट्रिक जब पास की दिल्ली से, उस टाइम पर खासकर 10th का रिज़ल्ट का भी इंतज़ार, क्योंकि वो एक नींव पत्थर होता है आगे की स्टडीज़ को लेकर। कितने सपोर्टिव पेरेंट्स थे उस टाइम पर, और कितनी डिफ़िकल्ट उस समय पर स्टडीज़ थी आपके लिए? क्या कुछ है वो एक्सपीरियंस तमाम लोग सुनना भी चाहेंगे और जानना भी चाहेंगे। मैंने जैसे कि बोला, मैं बहुत ही ज़्यादा एवरेज चाइल्ड थी 10th क्लास तक। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव थे मेरे। वो कहते हैं ना, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे मार्क्स को एक्सेप्ट करते थे। वो शायद वो अगर 50 हो, कभी बर्डन नहीं रहा। एक चीज़ हमेशा होती है, एक साइकोलॉजिकल तौर पर चाहते हुए या ना चाहते हुए बच्चों पे एक प्रेशर रहता है। वो क्यों रहता है? जब एक पेरेंट्स एग्जाम्पल सेट करते हैं कि देखो आपके रिलेटिव की बेटी या बेटा अच्छे नंबर लेकर पास हुआ है, अब वो डॉक्टरी करेगा, वो इंजीनियर बनेगा, अगर आप अच्छे नंबर नहीं लाओगे तो आगे जाके बड़ा मुश्किल हो जाएगा दाखिला भी, क्योंकि 0.11% के पीछे जो है कई बार एडमिशन्स नहीं मिलती एक बेहतरीन कॉलेजेस में। तो क्या ये साइकोलॉजिकल प्रेशर आपको 10th के समय में भी था, या फिर पेरेंट्स कहते थे कोई बात नहीं, आप पास हो गए हो, एक्सेप्टेड, जितने भी नंबर आए वी आर सेटिस्फाइड? 10th क्लास में जैसे मैंने बोला, मैं एवरेज चाइल्ड थी। मेरे पेरेंट्स हमेशा एक्सेप्ट करते थे मेरी तरफ से। आई हैव ऑलवेज बीन ऑन 4 रूल्स इन माई लाइफ: हार्ड वर्क, पेशेंस, एक्सेप्टेंस एंड नेवर लूजिंग होप। कि आपके कभी भी कितने भी नंबर आए, आपको हमेशा उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी मेहनत ज़्यादा है तो आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। वो मुझे अभी मिला, क्योंकि 12th क्लास में बहुत ज़्यादा मेहनत रही थी मेरे को पता है मैंने कितनी मेहनत की थी। और पीयर प्रेशर तो हमेशा रहता ही है, मगर वो कभी भी हमारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट टेक इट टू आवर ब्रेन, बिकॉज वो फिर हमारी हेल्थ के लिए ही अच्छा नहीं होता है। सो पीयर प्रेशर सभी बच्चों के साथ रहता है, मेरे साथ भी रहा था, मगर मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। पेरेंट्स और मेरी दीदी, सारे भैया, सब लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। दे एक्सेप्टेड माई मार्क्स एज दे वर एवरी टाइम। एंड अभी जो मैंने परसेंटेज लाई है क्लास 12th में, उससे मैं भी खुश हूँ।
मैं दर्शक से जानना हाँ जी। चाहिए कितनी परसेंटेज है आपकी? हाँ, मेरी 95.5% आई है क्लास 12th में, तो उससे अभी सब लोग ही खुश हैं, मगर जो लॉस हमको हुआ है मेरे फादर का, वो हमेशा वो लॉस तो बना ही रहेगा। तो वही रिग्रेट है मुझे अपनी लाइफ में कि दैट रिग्रेट है कि इट रियली टुक मी माई फादर्स डेथ टू अंडरस्टैंड कि पढ़ना ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो मैं पहले समझ गई होती व्हेन ही वॉज अलाइव, देन आई वुड हैव सीन हिम इन अ बेटर वे। जब जागो तब सवेरा, और हिम्मत इंसान को हर दिन करनी पड़ती है, हर पल करनी पड़ती है, ताकि वो अपने आप को, अपने परिवार को आगे लेके जाए। 10th आपने दिल्ली से की, ऐसी जिस तरीके से आपने कहा कि मैंने 10वीं से 12वीं के बीच के सफ़र में अपने पिता को भी खोया है। एक फैमिली में आपके, पहले मैं जानना चाहूँगा कितने लोग हैं, और जब यहाँ से दिल्ली जाना हुआ तो किस वजह से जाना हुआ, और जब दिल्ली से यहाँ पर आना हुआ तो किस वजह से आना हुआ? वैसे तो मेरी जॉइंट फैमिली है। मेरे घर में मेरे परिवार में मेरे पापा थे, मेरी मम्मी है, मेरा छोटा भाई है और मैं हूँ। वैसे मेरी बड़ी मम्मी बड़े पापा हैं और मेरी दादा दादी है। तो माइग्रेशन के टाइम पे ही, जब कश्मीरी माइग्रेंट्स की माइग्रेशन हुई थी, मेरे पापा की जॉब या ये सब उनको वहाँ ले गए थे। इतना मुझे नहीं पता है, मगर वो उनको वहाँ ले गए थे। अब जब 10th के बाद मेरे पापा की डेथ हुई, देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ, मेरे पापा को पहले एक्सीडेंट हुआ, तो दैट वाज अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन मी, जो कि मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं यहाँ आ जाती हूँ पढ़ने। एंड देयर हैज़ बीन अ कांस्टेंट बैक सपोर्ट ऑफ माई मासी एंड माई मौसा जी, जिनके घर में पढ़ती थी। दे हैव बीन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि 10th के बाद जब उनका एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद एक डिसाइड किया गया कि आप दिल्ली में कंटिन्यू नहीं कर सकते स्टडी, आप यहाँ पर जम्मू में अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर रुकोगे और अपनी 11वीं और 12वीं कक्षा की जो है तैयारियाँ करोगे। उस समय पर खैर मुझे पूछना चाहिए या नहीं, मैं आपसे ज़रूर परमिशन लूँगा, उस समय पर फाइनेंशियल कंडीशन, मेंटल स्ट्रेस, वो एक परिवार को एक साथ बांधकर चलना, एक दूसरे का सहारा बनना, और सेम टाइम पर आपको स्टडीज़ भी करना, और जिस तरीके से आपने लगातार जिक्र किया अभी तक कि मैं एवरेज स्टूडेंट थी, अगर मेरी फर्स्ट डिवीज़न आ गई या डिस्टिंक्शन आ गई तो आई एम सेटिस्फाइड विद दैट, और इवन माई फैमिली नेवर सेज कि हाँ भाई कोई बात नहीं, अच्छे नंबर हैं, वो हमेशा बूस्ट करते हैं, गो अहेड, अगली बार और अच्छे लाना। तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं था। वहाँ से यहाँ पर आना, और उस दौरान अर्निंग हैंड घर पे कौन था? क्योंकि आपने कहा मेरा छोटा भाई भी है और आप बड़े हैं, और आप मात्र 16 साल के होंगे जब 11th में पहुँचे होंगे, तो एक छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेवारी पड़ना, एक तरफ परिवार को संभालना, मदर, अपने आप को और छोटे भाई को, कितना डिफ़िकल्ट टाइम था, वो जानना जरूर चाहेंगे। फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, हर जगह से प्रेशर बिल्कुल ही सेम था, बिकॉज माई फादर वॉज ओनली अर्निंग हैंड इन आवर फैमिली। वो भी बेड पे बैठ चुके थे, मम्मा हाउसवाइफ थी, बट देयर हैज़ बीन अ कांस्टेंट सपोर्ट ऑफ माय फैमिली, इमोशनली, मेंटली एंड फाइनेंशियली। मेरे रिलेटिव्स सब लोग बैक सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। एवरी थॉट कि मैं कोई पार्ट टाइम जॉब साथ साथ कर लूँ, और या फिर फैमिली के बाकी जो रिलेटिव्स इतने सपोर्टिव थे, उन्होंने कहा नहीं, वी आर हेयर, हम इस समय, इस घड़ी में, इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं, और हमारी बेटी या घर पे आपका छोटा भाई है या फिर आपकी मदर कोई प्राइवेट जॉब या फिर पार्ट टाइम जॉब नहीं करेंगे। हाँ जी, जैसे मैंने बोला, माई फैमिली हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव। उन्होंने कभी मुझे ऐसा, किसी ने भी नहीं मुझे बोला कि तुम ये जॉब कर लो, तुम पढ़ाई के साथ साथ भी ये जॉब कर लो, कभी किसी ने नहीं बोला। उन्होंने बोला सिर्फ पढ़ो, मगर अच्छे से पढ़ो। तो वो एक मेंटल बूस्ट जो मुझे मिला, और वो मेरे को जम्मू की तरफ ले आई कि अब अगर मेरे को साइकोलॉजी स्टेबल रहना है, बिकॉज वहाँ पे इमोशनल इम्बैलेंस बहुत होता है। एंड क्लास 11th एंड 12th आर दी स्टेजेस जहाँ पे आपका 12th में तो ऑब्वियसली आपका फ्यूचर डिफाइन करता है। मार्क्स डू नॉट, वो बोलते हैं 1 शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, बट फिर भी मार्क्स इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दैट थिंग टुक मी हियर। तो अब मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे भी मेरे रिलेटिव, जहाँ पे मैं रहती थी 2 साल, मेरे मासी के घर पे, दे हैव बीन कॉन्स्टेंटली विद मी। वहाँ पे मेरी मासी, मेरे मौसा जी, मेरे भैया और मेरी भाभी, वो लोग रहते थे। आज के टाइम पे आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, बिकॉज एक्सेप्टिंग समबडी एल्सेस चाइल्ड एंड एजुकेटिंग देम इज़ अ वेरी बिग थिंग इन टुडेज़ वर्ल्ड। जहाँ पे अपने भाई को भाई नहीं पूछता है, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और मेरे को 2 साल उन्होंने मेरी पढ़ाई करवाई। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू देम। तो उस हिसाब से इमोशनली और साइकोलॉजिकली जो प्रेशर होता है वो मुझ पर उतना नहीं था। जस्ट वन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई हेड वॉज टू स्टडी, एंड आई थिंक आई हैव डन दैट। एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलती है
और एक क्यूरोसिटी रहती है परिवार को। आपने जिस तरीके से बताया कि तमाम दर्शक जो देख भी रहे होंगे कि मैं शायद बड़ी खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसे परिवार के लोग मिले, ऐसे रिलेटिव्स मिले, वरना आज भाई भाई का सगा नहीं है। कुछ पैसों के लिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ के पीछे रिश्ते बदल जाते हैं और ये कलयुग है। 2020 का साल सबके लिए बेहतर नहीं निकला और अभी तक ना जाने कैसा निकलेगा। हम तो ये दुआ करते हैं सभी सुरक्षित रहें, कोविड-19 के हालात हैं। इन सब के दौरान एक आपने कहा कि मुझे फैमिली की तरफ से हमेशा सपोर्ट रही और उनका मेन मकसद यही था, यू हैव टू स्टडी स्टडी एंड स्टडी हार्ड। और कहीं ना कहीं आपने ये भी कहा कि मेरी पर्सनल लेवल पर भी मैंने अपनी मानसिकता को थोड़ा सा बदला। अगर इतने लोग मेरे साथ उम्मीद लगा कर बैठे हैं और मेरे पास भी गोल और एम एक ही है, हार्ड वर्क, और एक शीट डिसाइड नहीं कर सकती आपका आने वाला फ्यूचर और आपका कैलिबर क्या है। परसेंटेज इज़ जस्ट आर नंबर। जो टॉप करते हैं, चाहे उनके 99.9 है या 96.4 आए या 92.4 आए, इट डजेंट मैटर कि जिनके 80% आते हैं वो मेहनत नहीं करते, उनमें कैलिबर नहीं है, उनमें पोटेंशियल नहीं है। ऐसी कई एग्जांपल्स भी हैं। आइंस्टाइन जी की बात कर लो, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वो एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, मतलब 45% वाले, 50% वाले, 60% वाले, आज उन्होंने दुनिया में नाम कमाया है। चाहे वो किसी भी फील्ड में गए हों, चाहे वो साइंटिस्ट की फील्ड में गए हों, तमाम लोग नाम कमाया है। क्या मैसेज आपकी तरफ से उन स्टूडेंट्स की तरफ भी रहेगा जो एक मेंटल स्ट्रेस की तरह रिजल्ट्स को ले लेते हैं, और क्या मैसेज उन पेरेंट्स के लिए भी रहेगा जो बच्चे रिज़ल्ट के डर से या रिज़ल्ट आने के बाद सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं? बहुत सी ऐसी हिंदुस्तान में, क्या हिंदुस्तान के बाहर भी देखना जाता है कि 10th में फ़ेल हो गए हैं, 12th में फ़ेल हो गए, वो मनोवैज्ञानिक तौर पर प्रेशर, वो एक इंसल्ट फील होना अंदर ही अंदर से। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक कोऑर्डिनेशन या फिर एक गैप की कमी हो जाती है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में, या फिर स्टूडेंट्स जो हैं, जो बच्चे जो हैं, वो अपने माँ बाप से इतना फ्रेंडली नहीं हो पाते, जो स्टेप उठाने पे मजबूर हो जाते हैं? देखिए, एक एज गैप तो होता ही है। पेरेंट्स की थिंकिंग और बच्चों की थिंकिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो तो सब लोग ही जानते हैं। मगर जैसा मैंने बोला कि मैं शुरू से एक एवरेज चाइल्ड रही हूँ। अगर ये इंसिडेंट नहीं होता मेरे साथ तो शायद ही मैं कुछ करती, मैं इतना पढ़ती, बिकॉज़ वो पता है कि देयर इज़ अ सपोर्ट एट दी बैक। मगर अब जब नहीं है तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, जो रूल्स मैंने अपनी ज़िंदगी में लाए, दैट वाज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यू कैन नॉट डिनाई ऑफ द फैक्ट दैट बिना हार्ड वर्क के हमारे मार्क्स आ जाएंगे। राइट। अगर सामने खाना भी पड़ा होगा तो हमें खुद तोड़ के खाना पड़ेगा, उसके लिए इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो सेकेंडली पेशेंस लाइफ में बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। सब कुछ खुद ही नहीं आ जाता है आपके पास, यू हैव टू स्ट्रगल टू गेट दैट। तो थर्ड थिंग, एक्सेप्टेंस। आपने मेहनत की फिर भी आपके मार्क्स नहीं आए, उसको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही JK बोर्ड के बच्चों का जब रिजल्ट निकला था, मैंने एक लड़का था 10th क्लास, सुसाइड कर लिया बिकॉज उसके मार्क्स नहीं आए थे। तो सुसाइड इज़ नॉट अ सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। हमको बैठ के एक सोल्यूशन निकालना चाहिए। बात करनी है, पेरेंट्स से बात करो, फ्रेंड्स से बात करो, टीचर्स से बात करो। आफ्टर स्ट्रगल होता क्या है, अगर फेलियर्स का आप स्वाद नहीं चखोगे तो आपको सक्सेस तक नहीं पहुंच पाओगे। हाँ जी। मैंने भी फेलियर्स देखे अपनी लाइफ में। मैथ वॉज नेवर अ गुड पॉइंट, जो मैं कह सकती हूँ गुड सब्जेक्ट इन माई लाइफ। तो मैंने वो छोड़ दिया ना, बिकॉज मैथ कभी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था ही नहीं, वो हमेशा मेरा वीक पॉइंट था। तो फिर मगर मैंने होप नहीं छोड़ी। सो फोर्थ रूल दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद देम इज कि नेवर गिव अप ऑन लाइफ, नेवर गिव अप ऑन लाइफ एंड नेवर लूज होप। इंस्पिरेशन कौन है आपकी अभी तक लाइफ में, जिंदगी में? अभी तक तो पापा ही थे इंस्पिरेशन थे, और दूसरी मेरी दीदियाँ, सारे रिलेटिव्स मेरे इंस्पिरेशन है। तमाम लोग आपको यहाँ सुनेंगे तो आप भी किसी ना किसी के लिए इंस्पिरेशन ज़रूर होंगे, क्योंकि आपकी लाइफ की जर्नी काफ़ी जैसे जिगजैग सी होती है, या फिर आप ECG की मशीन देखते हो तो वहाँ पर आप उतार चढ़ाव लगातार देखते हो। एक मैसेज आपकी तरफ से, क्योंकि आपने इस समय में, जो पिछले कुछ समय में इतना कुछ देखा है, और साथ ही साथ आपने ये भी कहा कि सक्सेस का स्वाद चखना है तो फेलियर्स को अपनाना पड़ेगा। जो क्रिटिक्स होते हैं वो आपके, मैं तो यही मानता हूँ कि जो आपको क्रिटिसाइज़ करता है, तो शायद आप भी बात को एग्री करेंगे, वो आपके सच्चे व्यूअर्स, फॉलोअर्स होते हैं। क्योंकि अगर आप में वो नुक्स निकाल रहे हैं, कोई फॉल्ट निकाल रहे हैं, उसको हम पॉजिटिव वे में अगर लें तो वो क्यों निकाल रहे हैं, हम इतना मौका भी नहीं देंगे, उस पर इम्प्रूव करेंगे, बेटर करेंगे। तमाम दर्शक जरूर जानना चाहेंगे, एक हार्ड वर्किंग लड़की हमारे पास है, उसको पता है मैंने आने वाले लाइफ में अब क्या करना है, क्योंकि उसने ठान लिया है कि हार्ड वर्क करूंगी तो सक्सेस मिलेगी, सफलता मेरे कदम चूमेगी। इसके अलावा कभी पर्सनल ज़िंदगी की बात करें, आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं? कभी गाना खाना, मतलब गाने गाते हो, कभी डांस करने का मन हो, या कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, कोई कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप करते हो?
मेरे को गाना गाना पसंद तो है। इससे मेरे बेहतर को मौका क्या, देखिए रिजल्ट भी है और अच्छे मार्क्स भी आए हैं, और खैर कईयों के लिए मिसाल भी, ये स्टोरी जो भी लोग देखेंगे, जो लाइव देखेंगे, उनके लिए मिसाल भी होंगी। और गाना तो एक ऐसा, इस माहौल में खासकर म्यूज़िक एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबको समझ आती है, चाहे वो किसी भी भाषा में गाना हो। और दूसरी बात, सबसे स्ट्रेस अगर आपने दूर करना है तो आप म्यूज़िक सुन लीजिए, म्यूज़िक गा लीजिए, और उसके बाद सब कुछ जो है चीज़ें सामान्य हो जाती हैं। और एक कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, और कुछ लोग म्यूज़िक सुनते हैं, तो ज़रूर गाना सुनेंगे। अच्छा, आपका फेवरेट सिंगर मेल और फीमेल कौन सी है? फीमेल श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल सबकी है, वो तो मैं भी, वाह, उनका मैंने भूल भुलैया के गाना सुना था, अमी जे तो माँ, वो तो आता ही नहीं मेरे को, बट सुनने का काफ़ी मज़ा आता है। और मेल सिंगर अरिजीत सिंह, ये तो मतलब चलो ठीक है, हम उनके बारे में जिक्र करते रहेंगे, उनको सुनते रहेंगे, पहले इनकी मधुर आवाज़ में गाना जरूर सुनेंगे। विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग, जो आप अक्सर गुनगुनाते हैं चलते फिरते भी? क्योंकि मेरे जैसा सिंगर क्या है कि 2 लाइनों के बाद भूल जाता है, गाना कोई भी नहीं आता, अगर मैं गुनगुनाने शुरू कर दूँ तो मैं 2 लाइनों के बाद भूल जाता हूँ। तो आपसे ज़रूर सुनेंगे। तमाम दर्शक प्लीज़ आप भी थोड़ा घर बैठ के सुनिए भी और गाना भी। ये ऐसा नहीं है कि मेरा पैशन है, मेरी हॉबी है, मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। तो जिस गाने पे मेरे को लगा था कि हाँ मैं गाती हूँ और मेरे पापा को बहुत अच्छा लगता था वो गाना सुनना, तो मैं उसकी 4 लाइनें सुना दूँगी। ये गलिया गाना है, वो गाना गा के मेरी आवाज़ शायद आई थी, तो मैं 2-3 लाइनें सुनाना चाहूँगी। यहीं डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना, तेरी गलियां गलियां तेरी ही गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, यूं ही तड़पावे, गलियां तेरी गलियां। बहुत खूबसूरत आवाज़, और इतना मंत्रमुग्ध हो गए थे, मैं कुछ पल के लिए भूल चुका था कि हमारा मोटिव क्या है चिट चैट करने का, हम किसको लेकर, किस चीज़ को लेकर बात करें, किन बातों में हम इतने मगन हो गए। बट आई एम श्योर कि यहाँ के बाद जब वो दिल्ली जाएंगे, और इनका सिंगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र दूर नहीं है, अगर ये कंटिन्यू कर लें इसको बाय प्रोफेशन अपना, आप इतना अच्छा गाते हैं, बेहतरीन। और आपको लगता है कि गाना गाकर या अपनी कई बार अपने लिए समय निकाल कर इस तरह की हॉबीज़ को जी लेना बहुत रिलैक्स मिलता है, अपने आप को लेकर भी और अपने परिवार को लेकर? जब मैं टेंस्ड होती हूँ या फिर जब मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं करता था, 12th क्लास की ही बात है, तो मैं गाने सुन लेती थी, बिकॉज इंटरनेट नहीं था, शटडाउन था, तो करना क्या है। इंटरनेट में जरूर बात कर रहे हैं। देखिए, 2 चीज़ें बड़ी फेमस रही इन एग्ज़ाम्स के दौरान, पहली मास प्रमोशन, और खासकर जो मेरी तरह बिलो एवरेज स्टूडेंट थे, मैं क्यों कहता हूँ, मैं 100 में से 33 नंबर आ जाता, मैं बड़ा खुश होता, शुक्र है अगली क्लास में चढ़ गए। तो हम जैसे बच्चे जो हैं वो उम्मीद करते थे कि मास प्रमोशन हो जाए, जैसे बच्चों को मिल गई 6वीं क्लास का बच्चा 7th में, 7th वाला 8th में, 8th वाला, तो इस तरीके से बिना पढ़े, पढ़ना ना पड़े, और सीधा अगली क्लास में चले जाए, अगले साल का अगला बार देखेंगे। दूसरी चीज़, जो दिन रात मेहनत करते हैं, जैसे ये करते आए और बाकी बच्चे करते हैं, वो 2G और 4G के बीच में कितना फंसे। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, 5 अगस्त 2019 के बाद 4G के तो चेहरा, अब तो लोग 4G होता क्या है, किस बला किस चिड़िया का नाम है भूल चुके हैं। और रही बात 2G की, गवर्नमेंट की तरफ से सौगात मिली, 26 जनवरी 2020 को 2G शुरू किया गया, और ख़ास करके जम्मू के फार फ्लंग्स एरिया ऐसे भी हैं जहां पर मोबाइल का नेटवर्क ढूंढने के लिए शायद 2-4 पहाड़ियाँ चढ़नी पड़ती हों, और 2G पे स्टडीज़ करना कितना टफ रहा। पहली बात की मास प्रमोशन, क्या दिल में था कि मास प्रमोशन मिल जाए, या फिर ये था कि नहीं, जितना कैलिबर, जितनी मेहनत मेरी है, अगर मास प्रमोशन मिल गई, मुझे मास प्रमोशन नहीं चाहिए। कि आप उन बच्चों में से हो, या फिर उन बच्चों में से कि हाँ भाई मुझे मास प्रमोशन मिल गई, अब नेक्स्ट क्लास की तैयारी करेंगे। और 2G 4G का कितना इम्पैक्ट रहा? नहीं, मास प्रमोशन का आइडिया तो मेरा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मेहनत मैंने पूरे साल बहुत की थी। अब अगर एग्ज़ाम, हालांकि मेरा एक एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, तो अब अगर एग्ज़ाम नहीं होते मेरे, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता, क्योंकि अगर मैंने नहीं पढ़ा होता, मैंने हार्डवर्क नहीं किया होता, तो फिर मेरे लिए ठीक था, चलो मास प्रमोशन हो गई है। बट आगे जो मैंने करना है, अब मेरे को आगे क्लास में नहीं, अब मेरे को कॉलेज में जाना है, तो यूनिवर्सिटीज़ के लिए मार्क्स मैटर। मेरिट लिस्ट पे जब
मेरिट लिस्ट जब कट ऑफ्स निकलेंगी तो उसके लिए मार्क्स ही मैटर करेंगे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ्स तो आसमान छूती है। 2G कितनी हेल्प की आपको? 2G ने मतलब 2G मेरे पास तो 2G भी नहीं था। अगस्त के बाद, अगस्त से लेके फरवरी तक तो मैंने इंटरनेट देखा ही नहीं। बीच बीच में अगर मैं कहीं चली जाती थी तो वाईफाई एक दिन के लिए मिल जाता था, नहीं तो मैंने इंटरनेट तो देखा ही नहीं। अगर 4G चलता होता तो मुझे लगता है आपने 100% भी पार कर देनी थी। नहीं नहीं नहीं, वो बात ऐसी है कि जब बोर हो रहे होते हैं तो फिर लोग सोशल मीडिया या ये सब चलाने लगते हैं, मगर अब जब नेट था ही नहीं तो मजबूरी में भी किताब को ही देखना पड़ता था। तो आई थिंक दैट हैज़ हेल्प मी। शटिंग डाउन ऑफ इंटरनेट, मैं ये नहीं बोलती कि इंटरनेट फिर से शट डाउन करता, शटिंग डाउन ऑफ इंटरनेट हैज़ हेल्प मी टू फोकस मोर ऑन माई बुक्स एंड लेस टूवर्ड्स दी सेल फोन। अभी तक की जर्नी तो बहुत बेहतरीन है और हम उम्मीद करते हैं आगे की जर्नी आपकी बहुत बेहतरीन निकले। आपके तमाम कोशिशें जो हैं और आप एक अच्छी जगह पर अच्छा नाम और अच्छा मुकाम हासिल करें। क्या बनना चाहते हो, जाते जाते तमाम लोग जानना चाहेंगे? अभी बनने का तो नहीं, मगर आगे बीकॉम फिर मास्टर्स करूँगी। अब जैसे मेरे कंधे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी फैमिली की। पापा का क्या ड्रीम था कि मेरी बेटी बड़े होकर क्या बने? आई मीन डिफेंस में जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्या करे? मेरे पापा हमेशा कहते थे डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। जो तुमको करना है वो करो। अगर मैं सिंगिंग की तरफ ही चली जाती, पढ़ाई छोड़ देती, वो मुझे उसमें भी सपोर्ट करते। तो वो बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव रहे हैं। उनका ऐसा कुछ ड्रीम नहीं था। उन्होंने मुझे पहले ही बोला था जो बनना है एक्सेल इन योर फील्ड, जो करना है करो, बट अच्छे से करो, मन लगा के करो। तो अब वही करूँगी, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूँगी, और ऑब्वियसली आई एम गोना मेक हिम प्राउड। खाने के शौकीन हो? आई मीन कुकिंग, बनाने के, या सिर्फ खाने के? नहीं, खाने के, बनाने के नहीं। कोई बनी बनाई अगर बड़े अच्छे से परोस दे तो खा लेंगे। खैर, ढेर सारी बातें कर ली और हमने बहुत सी बातें सीखी भी। बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब इस तरह का यंग टैलेंट क्यों कह रहा हूँ मैं, स्टडीज़ भी, हॉबीज़ भी, परिवार के साथ भी रहना, परिवार को साथ लेके भी चलना, इतना कुछ ज़िंदगी में होने के बावजूद भी एक पहाड़ की तरह खड़े रहना और चुनौतियों को स्वीकार करना और मेहनत निरंतर करते रहना। आप जुड़े रहिए तमाम खबरों के साथ। बाहो एसएस के लिए राहुल खत्री, गौरव के साथ।